हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे एंड इस स्पेसिफिक टॉपिक में हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कमोडिटी के डिमांड में चेंजेस आते हैं। दिस इज़ द पार्ट सेकेंड ऑफ आवर चैप्टर ऑफ क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक कमोडिटी की डिमांड में चेंजेस यानी कि इलास्टिसिटी आता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, इसका फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ नेचर ऑफ कमोडिटी, यानी कि जिस भी कमोडिटी की हम डिमांड कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। अगर मैं नेचर की बात करूँ तो फर्स्ट है फॉर एन इंस्टेंस असेंशियल गुड। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, हम उसको कंज्यूम करे बिना नहीं रह सकते। फॉर एन इंस्टेंस एक शुगर पेशेंट है जो डेली बेसिस पे शुगर की मेडिसिन को क्या करता है, कंज्यूम करता है। अब सपोज़ मान लीजिए कि अगर शुगर की मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो वो जो कंज्यूमर है वो उसकी डिमांड डिक्रीज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो उसके लिए एसेंशियल है। अगर वो कंज्यूम नहीं करेगा तो उसकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, चाहे प्राइस कितनी भी इंक्रीज़ हो जाए वो डिमांड डिक्रीज़ नहीं करेगा, वो थोड़ी कम परचेज़ करेगा, बट उसे परचेज़ अल्टीमेटली करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसकी हेल्थ का सवाल है। तो असेंशियल गुड के केस में जो एक कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। प्राइस कितनी भी इंक्रीज़ हो जाए डिमांड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा या बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। सेकेंड वन इज़ योर कंफर्ट गुड। अब व्हाट डू यू मीन बाय कंफर्ट गुड? कंफर्ट गुड्स बेसिकली ऐसे गुड्स होते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, कंफर्ट मिलता है। जैसे हमारे घर में एसी है, राइट, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, एंड फ़ोन है, ये सब क्या है, ये सब कंफर्ट गुड्स हैं। ये कंफर्ट गुड्स का क्या है, एग्जाम्पल है। फॉर एन इंस्टेंस अगर कंफर्ट गुड, जैसे कि हम सेल फ़ोन का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सेल फ़ोन की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, मुझे फॉर एन इंस्टेंस सेल फ़ोन परचेज़ करना है और अभी सेल फ़ोन की प्राइस जो है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा हाई है, नॉर्मल प्राइस से हाई है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये सोचूँगी मैं अभी परचेज़ करके क्या करूँ, मुझे एक्सपेंसिव पड़ेगा तो मैं बाद में परचेज़ करूँगी। तो प्राइस अगर थोड़ी भी इंक्रीज़ हो गई ना तो मैं उसकी डिमांड को क्या कर दूँगी, डिक्रीज़ कर दूँगी। यानी कि यहाँ पर जो डिमांड है कंफर्ट गुड की वो इलास्टिक है, राइट। बट एट द सेम टाइम यही सेल फ़ोन की प्राइस अगर डिक्रीज़ हो जाती, ठीक है, एमआरपी से अगर मुझे कम प्राइस में सेल फ़ोन मिलता तो मैं उसे एकदम रैपिडली परचेज़ कर लेती, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इलास्टिक है डिमांड। कंफर्ट गुड्स की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है, बहुत चेंज आता है रैपिड लेवल पर। और नेक्स्ट है लग्जीरियस गुड। अब लग्जीरियस गुड क्या होंगे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं देखूं लग्जीरियस गुड का तो वो क्या है, आईफोन, ठीक है। अगर आईफोन की प्राइस थोड़ी भी डिक्रीज़ हो जाए या फिर कोई भी इंडिविजुअल आपको आईफोन जनरल प्राइस लेवल से थोड़ी कम प्राइस में सेल कर रहा है तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे। आप जल्दी से जल्दी ये चाहोगे कि आपको वो आईफोन क्या मिल जाए, आप उसे परचेज़ कर लो, राइट। तो लग्जीरियस गुड की जो डिमांड होती है वो हाईली इलास्टिक होती है, ठीक है। अगर थोड़ी भी प्राइस डिक्रीज़ होगी तो आप उसकी डिमांड रैपिड लेवल पर इंक्रीज़ करोगे क्योंकि वो लग्जीरियस गुड है और लग्जीरियस गुड को तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि परचेज़ करो, और लेस प्राइस में अगर आपको मिलेगा तो आप और उसकी डिमांड क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेचर ऑफ कमोडिटी। सेकेंड फैक्टर इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। एक कमोडिटी की डिमांड की इलास्टिसिटी को अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट भी डिटरमाइन करता है। फॉर एन इंस्टेंस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टी एंड कॉफ़ी, राइट। वी ऑल नो कि जो टी एंड कॉफ़ी है वो एक दूसरे के क्या है, सब्सटीट्यूट है। अगर एक कंज्यूमर को टी नहीं मिलेगी तो वो कॉफ़ी से काम चला लेगा, अगर कॉफ़ी नहीं मिलेगी तो टी से काम चला लेगा। तो सपोज़ फॉर एन इंस्टेंस अब मार्केट में क्या हो गया है कि जो टी है उसकी प्राइस रैपिड लेवल पर इंक्रीज़ हो गई है, तो जो कंज्यूमर है वो अब क्या करेगा, टी की जो डिमांड है उसे डिक्रीज़ कर देगा। क्यों? क्योंकि अब वो एक्सपेंसिव हो गई है, तो
तो वो क्या करेगा, इसकी डिमांड को डिक्रीज़ करके कॉफ़ी के डिमांड को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा? क्योंकि टी की कंपैरिजन में कॉफ़ी जो है वो उसे चीपर प्राइस में मिल रही है। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्ज़र्व करा कि क्योंकि टी का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है दैट इज़ कॉफ़ी, तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो टी की डिमांड को डिक्रीज़ कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर किसी भी कमोडिटी के सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, इलास्टिक होती है। अब फॉर एन इंस्टेंस आप ऐसा सपोज़ करिए कि टी का कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है मार्केट में, राइट, इसका कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता। तो फिर क्या होता है, इस केस में जो कमोडिटी है उसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती, चाहे प्राइस कितनी भी इंक्रीज़ हो, कंज्यूमर को अल्टीमेटली टी कंज्यूम करनी ही पड़ेगी, परचेज़ ही करनी पड़ेगी। तब अगर कॉफ़ी अवेलेबल नहीं होता एज ए सब्सटीट्यूट, तो अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड इलास्टिक है, और सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। फैक्टर विच डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द इनकम लेवल। एक कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी उसकी कमोडिटी की इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करती है, right? So for an instance, so guys, that third factor which determine the elasticity of demand is income level. एक कंज्यूमर की जो इनकम होती है ना वो भी उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड को डिटरमाइन करती है। फॉर एन इंस्टेंस, इकोनॉमी के अंदर वो सारे लोग जिनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा हाई है, जैसे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं लाइक मुकेश अंबानी, अडानी, उनकी इनकम कितनी ज़्यादा हाई है, राइट। एंड अगर इकोनॉमी के अंदर किसी भी गुड्स, भले ही वो एसेंशियल गुड्स हो, लग्जीरियस गुड्स हो, कंफर्ट गुड्स हो, अगर उनकी प्राइस इंक्रीज़ होती है ना तो उन्हें कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है, उनकी डिमांड में कोई चेंज आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनके पास इतना सफिशेंट अमाउंट ऑफ पैसा है, उनकी इतनी इनकम हाई है कि उन्हें प्राइस इन्फ्लेशन से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इंक्रीज़ प्राइस से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, राइट। तो यहाँ पर इस केस में उनकी जो डिमांड है वो क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। जो हाई कंज्यूमर, हाई इनकम वाले लोग हैं उनकी जो कमोडिटी की डिमांड है वो हमेशा इनइलास्टिक होगी, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास इतना सफिशेंट अमाउंट ऑफ पैसा है। बट एट द सेम टाइम जो लो इनकम वाले लोग हैं, जैसे जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो पुअर पीपल है, राइट, उनकी इनकम क्या होती है, लो होती है। एंड इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत भी इन्फ्लेशन आ गया या थोड़ी बहुत भी कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज़ होगी ना तो हम डिमांड पर क्या करेंगे, डिमांड रिड्यूस करेंगे, डिमांड पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, हम कमोडिटीज़ की डिमांड को रिड्यूस करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी इनकम लो है, ऊपर से क्या हो गई, प्राइस हाई हो गई, यानी इन्फ्लेशन हो गया। तो अब हमारे लिए उन गुड्स को परचेज़ करना एक्सपेंसिव हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड को रिड्यूस करेंगे। तो लो इनकम के केस में जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक है। क्या है वो, इलास्टिक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इनकम लेवल ऑफ अ कंज्यूमर। फोर्थ पॉइंट दैट इफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ प्राइस लेवल। अब यहाँ पर किसकी प्राइस की बात हो रही है, कमोडिटीज़ के प्राइस की यहाँ पर बात हो रही है। वो सारी कमोडिटीज़ जिनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि वो क्या है, कॉस्टली गुड्स हैं, तो उनकी जो डिमांड होगी ना वो क्या होगी, हाईली इलास्टिक होगी, हाईली इलास्टिक होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कॉस्टली गुड्स जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, लग्जीरियस मोबाइल फ़ोन, लग्जीरियस कार, अगर ये सारे कॉस्टली गुड्स आपको लेसर अमाउंट में मिले, लेस प्राइस में मिले या सेल में मिले, तो आप क्या चाहोगे कि आपको वो चीज़ जल्दी से जल्दी मिले। अगर आपको जो फॉर्च्यूनर है, ठीक है, वो अगर जनरली उसकी प्राइस होती है 25 लाख, बट आपको अगर 25 लाख की जगह कोई 20 लाख्स में फॉर्च्यूनर सेल कर रहा है, तो आप क्या चाहोगे कि वो आपको जल्दी से मिल जाए, आप उसे परचेज़ करो, ठीक है। तो जो कॉस्टली गुड्स हैं उनकी जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक है। प्राइस थोड़ी भी डिक्रीज़ हो गई तो आप उसकी डिमांड रैपिड लेवल पर इंक्रीज़ कर दोगे। बट एट द सेम टाइम जो इनएक्सपेंसिव गुड्स हैं, ठीक है, जिनकी प्राइस जनरली 1-2 रुपीज़ होती है, राइट, तो जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मैच बॉक्स। अगर जैसे मैच बॉक्स की प्राइस जनरली होगी
2 to 3 रुपीज़, बट अब वो 2 to 3 रुपीज़ की जगह आपको सिर्फ 1 रुपीज़ में मिल रही है। तो आप क्या करोगे, प्राइस डिक्रीज़ तो हुई है, तो आप क्या करोगे, उसकी क्या रैपिड लेवल पर डिमांड इंक्रीज़ कर दोगे? एक रूम भर के आप क्या मैच बॉक्स परचेज करोगे? ऑब्वियसली नो। तो यहाँ पर इनएक्सपेंसिव गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होगी, लेस इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक। क्या होगी वो? इन इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ही उनकी प्राइस इतनी चीप है कि और डिक्रीज़ होने के बावजूद भी आप उसकी डिमांड इंक्रीज़ नहीं करोगे, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइस लेवल ऑफ अ कमोडिटी। Our fifth point that affect the elasticity of demand is the postponement of consumption of a commodity। यानी कि वो सारे गुड्स जिनके यूज़ को आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन्ड कर सकते हो, डीले कर सकते हो, तो उनकी जो डिमांड है वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। फॉर एन इंस्टेंस, सपोज़ अभी क्या है कि आप चाहते हो कि आपके घर पे रेनोवेशन हो, बट अभी मार्केट के अंदर जो सीमेंट है और जितने भी जो गुड्स हैं जैसे ब्रिक्स वगैरह जिससे हमारा घर बनता है वो सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना। तो आप क्या करोगे, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है ब्रिक्स सीमेंट की, तो आप सोचोगे कि अभी हम रेनोवेशन नहीं करते, हम बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो घर का रेनोवेशन है वो आपके लिए इतना अर्जेंट नहीं है, आप बाद में भी रेनोवेट कर सकते हो। तो ये क्या है, यहाँ पर जो डिमांड है इन सारे गुड्स की, ब्रिक्स वगैरह की, ठीक है, तो वो क्या है, इलास्टिक है। बट एट द सेम टाइम सपोज़ आपके घर में क्या है, शादी है और आपको आपका घर अर्जेंटली रेनोवेट करवाना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, उन गुड्स की प्राइस कितनी भी हाई हो, आपको क्या करना पड़ेगा, रेनोवेशन तो करवाना ही पड़ेगा। आप उसके यूज़ को आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। घर बनवाना आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। तो इस केस में अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते हो तो जो डिमांड है वो क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी postponement of a commodity। So guys, our sixth point is the number of uses। वो सारे गुड्स जिनको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हो, उनकी जो डिमांड है वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क। हम मिल्क को डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं, हम उससे कर्ड बना सकते हैं, शेक्स बना सकते हैं, टी कंज्यूम कर सकते हैं, कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं, राइट? तो इसके क्या है, बहुत सारे यूजेस हैं। तो मान लीजिए अगर मार्केट के अंदर ना मिल्क की प्राइस डिक्रीज़ होगी तो आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे। क्यों इंक्रीज़ करोगे? आप ये सोचोगे क्योंकि मिल्क हमें चीपर अमाउंट में मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा मिल्क परचेज़ करते हैं और हम क्या करेंगे, घर पे ही शेक्स, कर्ड एंड सारी चीज़ें बना लेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर इसी मिल्क की डिमांड प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो आप इसकी डिमांड को क्या करोगे, डिक्रीज़ कर दोगे। अब आप मिल्क सिर्फ अपने अर्जेंट यूज़, दैट इज़ टी कंजम्पशन के लिए ही आप सिर्फ मिल्क को परचेज़ करोगे। तो वो सारी कमोडिटी जिनके यूजेस बहुत ही ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ यूजेस है, तो उनकी जो डिमांड है वो क्या होगी, हाईली इलास्टिक होगी। Okay, so this was all about the number of uses and our second point is habit। यानी वो सारी गुड्स जो आपकी हैबिट है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, राइट, जिससे आप यूज टू हो, उनकी जो डिमांड है वो क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। ऑब्वियसली इनइलास्टिक होगी। जैसे हमने कोरोना के टाइम पीरियड में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करा था कि वो सारे लोग जो टबैको का कंजम्पशन करते थे, टबैको उनकी हैबिट थी, तो उस टाइम पीरियड में जो टबैको है, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। 10 रुपीज़ का जो टबैको था वो 50 रुपीज़, इनफैक्ट 100 रुपीज़ में मिल रहा था, बट लोगों ने उसकी डिमांड डिक्रीज़ नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो उनकी हैबिट है। तो अगर कोई कमोडिटी जिससे आप यूज्ड हो, जो आपकी हैबिट है, तो उसकी जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द हैबिट ऑफ अ कमोडिटी। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इसके ही अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से डील करेंगे। सो थैंक यू सो मच।